हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन। तो फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आ जाता है पीडीपी यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। तो ये जो होता है एक एक्शन प्लान होता है जो कि इनकॉर्पोरेट करता है वाइड सेट ऑफ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एक मान लो आपका एक एक्शन प्लान में एक आपने प्लान बना के तैयार कर रखा है। अब ये प्लान आपने इसलिए बना रखा है ताकि आप जो है आपकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में आने वाली हैं उसको डेवलप कैसे कर सको, कोई भी एक्शन प्लान लेना है उसको कैसे डेवलपमेंट कर सको। और ये पर्सनल होता है यानी कि आप खुद के लिए सोच रहे हो कि क्या क्या आप आगे जाके अपने आप को डेवलप कर सकते हो। और प्लान जो होता है ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होता है, लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, तो स्टेजेस की बात कर लेते हैं कि पीडीपी में क्या क्या स्टेजेस आती हैं। सबसे पहला होता है करंट सिचुएशन को एनालाइज करो। तो एनालाइजिंग द करंट सिचुएशन, आप खुद का एग्जांपल लो या फिर एक मान लो कोई भी आदमी है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक बच्चा रह रहा है, वो अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि उसकी खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, कि वो किस किस चीज़ में अच्छा है। मान लो क्लास 12 का बच्चा ले लेते हैं। ठीक है, 12 का बच्चा रहेगा, आप लोग रिलेट भी कर पाओगे ज़्यादातर बच्चे। ठीक है, तो 12 का बच्चा रहेगा, वो कहेगा कि मेरा जो मैथ्स है वो बहुत ज़्यादा वीक है। मैथ्स के साथ साथ उसका एक इको भी ले लो। ठीक है, इको भी वीक है। ठीक है, इको मैथ्स और इको बहुत ज़्यादा वीक है। बाकी अकाउंट पीएचडी वगैरह वो सब कर लेता है। ठीक है, तो ये सब उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस उसने आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद एसेस कर रहा है फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट। उसके बाद देखेगा कि क्या क्या फ्यूचर में मेरे को स्किल्स चाहिए। तो वो कहेगा कि मेरे को मैथ्स में ये सब चीज़ें, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब मेरे को आ ही नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें मेरे को एसेस करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा एरिया फॉर डेवलपमेंट के जो एरियाज़ हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैथ्स और इको, ये आपके एरिया ऑफ डेवलपमेंट के एरियाज़ हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया। पहला स्टेज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद गोल सेट करो, एग्जामिन रीजंस वाई सर्टेन टास्क आर नॉट परफॉर्म वेल। देखो भाई कि आप मैथ्स और इको में परफॉर्म अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हो। फिर उसके बाद मेक श्योर दैट एक्सपेक्टेशंस आर रियलिस्टिक। अब देखो, आप ऐसे बच्चे हो कि यार आप मैथ्स में ना 100 में से 50 या फिर 60 नंबर ला सकते हो। ठीक है, और आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि आप 90 नंबर ले आओगे 100 में से, तो वो तो रियलिस्टिक ही नहीं है ना। तो आप ये देख के चलो कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो रियल हो। ये ना हो कि भाई आप सोच के कहीं जा रहे हो आप और आपकी पढ़ाई वैसी हो कि आप वहाँ पर पहुँच रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल दे दी है। आगे बात करते हैं तो थर्ड स्टेज आती है ड्रॉप एक्शन प्लान। एक्शन प्लान को ड्रॉप करो, यानी कि इसके अंदर आता है एसेस द मेथड अवेलेबल टू एड्रेस स्किल गैप। जो भी आपकी स्किल गैप आ रही है उसको कोई मेथड चेंज करो। मान लो आप ट्यूशन वगैरह कहीं पढ़ रहे हो तो ट्यूशन चेंज करने का देखो कि आप क्यों नहीं कर पा रहे। फॉर्मल कमिटमेंट, जाके बात करो भाई ट्यूशन टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर अपने स्कूल टीचर से बात करो कि मैं इस सब्जेक्ट्स में क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा। उसके बाद सेट क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस। उसके बाद एक आप जैसे जैसे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हो, आपने कहा कि चल मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसको मेजर करते रहो, साथ साथ फिर दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसको भी मेजर करते रहो। और लास्ट आता है इम्प्लीमेंट ऑफ एन द हार्डेस्ट पार्ट। आप लोगों ने शेड्यूल बना लिया, ये सब कर लिया, मैं भाई संडे को सुबह 6 बजे उठूँगा, रात को 10 बजे सो जाऊँगा, बीच में पूरा 12 घंटे 10 घंटे में पढ़ूँगा, ये सब सोच लिया। लेकिन इम्प्लीमेंट कब करोगे? इम्प्लीमेंट करोगे तभी तभी जाके कुछ ना कुछ होगा। और ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट इसलिए कहा जाता है। और ये सब एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको समझाया है स्टेजेस। बाकी आप इसको कॉर्पोरेट लाइफ से भी थोड़ा बहुत कर सकते हो कोरिलेट। बाकी आगे बात करते हैं हम कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क की। तो कॉम्पिटेंसेज आर द क्रिटिकल स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड दैट अ जॉब होल्डर मस्ट हैव टू परफॉर्म इफेक्टिवली। कॉम्पिटेंसेज मान लीजिए एक स्किल होती है, नॉलेज होती है जो कि एक जॉब होल्डर के पास होनी चाहिए ताकि वो जो है अपनी जो भी उसको जॉब वगैरह मिली है ना, उसको भी इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क जो होता है वो अटेम्प्ट करता है टू आइडेंटिफाई ऑल द कॉम्पिटेंसीज यानी कि स्किल दैट आर रिक्वायर्ड बाय एनीवन टेकिंग ऑन अ पर्टिकुलर। मतलब कोई भी बंदा पर्टिकुलर रोल ले रहा है ना, तो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क देखता है कि उसके पास पूरी स्किल है, नॉलेज है वो सब रोल वगैरह की, तभी हम उस बंदे को वो जो है रोल दें। दिस कैन बी यूज एज अ बेंचमार्क टू आइदर इंश्योर दैट द करेक्ट इंडिविजुअल इज चूजन। वही देखा जाता है कि हम इसके हिसाब से देखें भाई हमें कोई ऐसे बंदा चाहिए था रोल के लिए जो अच्छे से परफॉर्म कर सके सेल्स टास्क वगैरह को, लेकिन वो बंदे को इस सेल्स टास्क करना ही नहीं आता था। तो ये सब देखते हैं कि उसके पास जो हमें चाहिए बंदा वो हमें मिल रहा है या फिर नहीं, उसके पास वो उतनी स्किल्स हैं या फिर नहीं। आगे बात करें तो मोस्ट कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क कवर द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये सब कैटेगरीज जो होती हैं ज़्यादा कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क में होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आज के ज़माने में। पीपल का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, एचआर वगैरह ये सब चीज़ें चलती हैं। टीम की स्किल्स कैसी हैं, ग्रुपिंग में कैसा रहता है। भाई इंडिविजुअल तो फिर भी थोड़े बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन बाकी ग्रुप में कैसे रहते हो वो इसमें कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत मैटर करते हैं। आगे कस्टमर सर्विस की स्किल क्या है, कस्टमर से कैसे बिहेव करो। ठीक है, ये सब ज़्यादा टाइम में होता ही है कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क की कैटेगरी में। आगे हम बात करते हैं कोचिंग, मेंटरिंग और काउंसलिंग की। तो कोचिंग जो होती है ट्रेनीज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मोर एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ स्टाफ। कोचिंग का एक आप एग्जांपल, आप खुद भी बहुत बारी ट्यूशन्स पढ़ चुके होगे तो आपको इसका ज़्यादा पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो ट्रेनिंग, मान लो आप एक ट्रेनिंग हो तो आप एक गाइडेंस में पुट करे जाते हो बहुत अपने से ऊपर एक्सपीरियंस वाले बंदे से,
जैसे कि आप लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हो या फिर इको पढ़ रहे हो, तो आपके टीचर जो हैं वो पहले इको ऑनर्स वगैरह कंप्लीट करके रह चुके हैं और बहुत एक्सपीरियंस भी है पहले के ज़माने से, तो अब आप उनसे इको पढ़ रहे हो, आपकी कोचिंग के अंदर आ जाएगा। मेंटरिंग वहीं मोर सीनियर एम्प्लॉय सपोर्ट्स एंड गाइड द ट्रेनीज थ्रू पर्सनल एंड करियर डेवलपमेंट। कोचिंग का ही थोड़ा सा आगे अगला बेटर वर्जन जो है वो मेंटरिंग हो जाता है। इसमें और भी ज़्यादा सीनियर एम्प्लॉय होते हैं और भी एक्सपीरियंस बंदे आते हैं, ये गाइड करते हैं ट्रेनी को, ताकि उनका पर्सनल डेवलपमेंट तो हो ही हो, साथ साथ उनका करियर भी आगे बढ़ता रहे। ये नहीं जैसे कि मान लो आप ट्यूशन पढ़ रहे हो 12th तक की, तो आप लोगों को सीधा आगे करियर डेवलपमेंट की, आगे कॉलेज लाइफ में क्या करना चाहिए, आगे कोर्स क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, वो सब भी आपको गाइड करते हैं, तो वो मेंटर हो जाएगा। और गाइस मैं एक एग्जांपल आगे सीधा लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग एक चीज़ अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। आगे बात करते हैं काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग जो होता है हेल्प करता है पीपल को टू हेल्प देमसेल्फ, ठीक है। ये क्या है, हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, पीपल को हेल्प करता है ताकि वो खुद की मदद कर सकें। काउंसलिंग करने गए आप 12th के बाद जा रहे हो, फिर से 12th का एग्जाम्पल क्या करेगा, इसी से ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, तो इसलिए 12th के एग्जाम्पल लें। 12th के बाद जाते हो, करियर पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, को पता ही नहीं चल रहा है यार, आपके ट्रेडिशनल लोग कह रहे हैं सीए कर लो, सीएस कर लो, कॉमर्स बैकग्राउंड आपको, ठीक है, सीए कर लो, सीएस कर लो या सीएमए कर लो, ठीक है। आप लोग भूल जाते हो यार सीए बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ये है, या फिर जैसा भी आपको सीए का ये करने का मन ही नहीं है और आपके पास बाजार में कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको लग रहा होता है। लेकिन फिर काउंसलर आता है, कहता है भैया इंटरनेशनल कोर्स बहुत सारे आ गए हैं, ACCA है, CFA है, USCMA है और CPA वगैरह है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तुम बाहर जाके मार्केट में देखो तो सही, तो आपने उसने आपको काउंसलिंग करी, उस आपने आपकी हेल्प करी कि आप खुद की हेल्प कर सको, तो ये होगी काउंसलिंग के अंदर। फीचर्स अब यहाँ पे कोचिंग के फीचर दे रखे हैं, मेंटरिंग के पर्पस दे रखे हैं और काउंसलिंग के, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, इसको एक क्लीन रीड कर दो, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और आगे हम चल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर लिख रखा है। ओके, सो आगे बात करते हैं स्किल्स इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिव कैसे बना दिया जा सके। गुड टाइम मैनेजमेंट विल अलाउ द इंडिविजुअल, अगर टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा तो वो अलाउ करेगा आप बेस्ट यूज़ करो अवेलेबल टाइम, जितना भी आपका टाइम बचा उसका बेस्ट से बेस्ट यूज़ किया जाए। रिड्यूस करेगा एक्सेसिव वर्कलोड, जितना भी वर्कलोड हो आपको, अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर, अरे भाई भर पटाखे इतने हंसते हैं, क्या ही बोला जाए। बाकी प्रायोरिटाइज करो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को, जो टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छे से होगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट इशू अच्छे से रहेगा, तो प्रायोरिटाइज कर पाओगे आप, जो भी इंपॉर्टेंट काम रहेंगे डेडलाइंस को मीट करोगे। आपका एक काम था कि आपको 12 तारीख तक करना था, अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रहोगे, मान लो आपका 11 तक ही खत्म हो जाता है यार, इन्जॉय करो बाकी का जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा लिया आपने। टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक हो सकती है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जैसे कि आप शेड्यूल वगैरह बना लो कि अगर मेरे को 12 तक मेरी डेडलाइन है तो मेरे को कैसे ना कैसे तरीके करके इस डेट तक तो काम पूरा करना ही करना है। कीप एन एक्टिविटी लॉग, देखते रहो कितना काम आपका कंप्लीट हो रहा है, कितना बचा हुआ है। मेकिंग लिस्ट एंड राइटिंग रिमाइंडर लगा लो, आजकल तो भाई फ़ोन में बहुत सारे रिमाइंडर्स ऐप भी आ गए हैं कि आप डाल लो भाई आपकी डेडलाइन है तो आपको रिमाइंडर देता रहेगा। प्रोएक्टिव रहो और प्रीएम्प्टिंग इश्यूज़ रहो, मतलब एक्टिव रहो यार, ज़्यादातर भूल मत जाओ कि आपको एक काम दिया गया है तो उसको करते रहो। एक लास्ट यहाँ पे बचता है डिप्लॉइंग टेक्नोलॉजी, एग्जांपल कैलेंडर एंड आउटलुक, वही जैसे मैंने आपको बताया कि फीचर बहुत सारे हैं यार। फ़ोन में जाओ, आउटलुक में एक कैलेंडर आता है, वही आप लगा दो, ये रिमाइंडर आपको देता रहेगा। आगे बैरियर्स, टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे बैरियर भी आते हैं, तो वहाँ पे वेज भी हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बहुत ज़्यादा इंटरप्शन आ रहे हैं, आपको कुछ काम करना है, उसमें बहुत बार बाधाएं आई जा रही है, आप क्या करो, एसर्टिव बन जाओ यार, इंसिस्ट ऑन मोर पर्सनल स्पेस, जो भी है आप अपने आप को खुद को स्पेस दो, पर्सनल स्पेस दो, तभी आप उस बैरियर से जो है वो ओवरकम कर पाओगे, ठीक है। मान लो एक अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ द जॉब, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जॉब है कैसी है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के अंदर जो है डिस्टिंग्विश कर लो, ठीक है। एक काम होता है इंपॉर्टेंट और एक काम होता है अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब कि आपको फटाफट से करना ही करना है, और एक होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। अर्जेंट होता है तो अगर एक काम बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और अभी फ़िलहाल के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, तो आप कोशिश करो कि जो काम ज़्यादा अर्जेंट है, जो जल्दी कंप्लीट होना चाहिए वो करो। और अगर एक काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो अर्जेंट नहीं है, तो पहले जो अर्जेंट काम है उस पर ध्यान दो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। और बैरियर एक और आता है कि ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, जॉब आपका 2 घंटे दूर है आपके घर से, तब क्या कर सकते हो, मल्टीटास्क करो भाई, व्हाट कुड बी ऑन द गो। देख रहे हो भाई पीछे क्या ही बोला है, सॉरी गाइस, वेरी सॉरी, दिवाली का टाइम है, इतने खतरनाक पटाखे बजते हैं बाहर, क्या ही बोला जा सकता है। बाकी ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे थे हम, कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है तो क्या कर सकते हो, मल्टीटास्क करो भाई। बीच में मेट्रो में आप जाके बैठे हो तो कुछ भी अपना काम वाम करते हो, लैपटॉप लेके जाओ, साथ में काम वाम करो, क्या दिक्कत की बात है।
और बाकी पुटिंग थिंग्स ऑफ की बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा थिंग्स ख़राब हो जा रही हैं तो अपने आप को प्रॉमिस करो एक रिवॉर्ड कंप्लीशन पे। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें आ रही हैं तो अपने आप को ही प्रॉमिस कर दो, अगर मैंने भाई ये काम कर डाला ना तो कसम से कह रहा हूँ खुद ही पार्टी करूँगा अगले 3-4 दिनों तक। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है एक पर्सनल डाइवर्जेंस होता है इंटरेस्ट का बिटवीन ग्रुप्स और इंडिविजुअल। ग्रुप और इंडिविजुअल के बीच में जो भी डाइवर्जेंस आ जाता है वो कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आपस में यार एक दूसरे से भिड़ गए तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। एक होता है वर्टिकल ऑफिशियल टर्म्स में देखा जाए और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ऐसे चलेगा, ठीक है, जैसे कि एक मैनेजर है फिर सबॉर्डिनेट चल रहे हैं उसके और सबॉर्डिनेट्स है। तो बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन मैनेजर एंड जूनियर। वही मैनेजर और जूनियर के बीच में लड़ाई हो गई, वर्टिकल ही चल रहा है, नीचे जूनियर है ऊपर मैनेजर है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। हॉरिजॉन्टल सेम लेवल के बंदे होते हैं, इंडिविजुअल सेम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि एक मैनेजर की दूसरे मैनेजर के साथ लड़ाई होगी, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, आगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि एक होता है डिनाइल, इग्नोर द कॉन्फ्लिक्ट एंड होप दैट इट रिजॉल्व इटसेल्फ, मेनली यूज फॉर माइनर कॉन्फ्लिक्ट। कुछ छोटा मोटा झगड़ा हो गया, इग्नोर कर दो यार, आप समझदार बन जाओ, सामने वाला नहीं मान रहा, सामने वाला बच्चा है, सामने वाला इमेच्योर है, आप करो चलो ठीक है यार छोटी मोटी बात है, मेरी गलती है, छोड़ दो, बस बात खत्म, डिनाइल। ठीक है, आगे बात करते हैं सेपरेशन की। तो ये होता है थ्रेटन द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी विद पनिशमेंट इफ द कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट रिजॉल्व, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ओनली। अगर कोई आपस में इन दोनों ने मान लो लड़ाई कर ली वापस से, तो आप लोग क्या करोगे यार, एक अच्छा मैनेजर होने के नाते दोनों को पनिशमेंट दे दोगे कि चलो भाई अब तुम, ये तो है नहीं कि आप ऑफिस में जाके कहोगे बाहर हाथ खड़े करके खड़े हो जाओ। आप उनको दे सकते हो कि आपका जो है पे कट कर दिया जाएगा, आपको एक दिन की सैलरी नहीं दी जाएगी, या फिर कुछ भी पनिशमेंट वगैरह दे सकते हो ताकि जो है वो आगे लड़ाई ज़्यादा नहीं बढ़े। ठीक है, आगे बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन जो होता है मैनेजर एक्ट्स एज अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी एंड नेगोशिएट्स अ कॉम्प्रोमाइज़। अब यहाँ पे तो इसने पनिशमेंट वगैरह दी थी, लेकिन यहाँ पे अभी आता है बंदा, मैनेजर अच्छा बंदा है, इन दोनों के बीच में आया, कहता है भाई क्या दिक्कत की बात आ रही है, किस बात पे लड़ाई वड़ाई कर रहे हो, और बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराने की बात कर देता है। ठीक है, ये हो गया रिडक्शन। और लास्ट आता है एक रेजोल्यूशन, ये जो होता है मैनेजर फाइंड रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्व ऑफन टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे रूट कॉज देखता है मैनेजर, यहाँ पे भी आ जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं मुकाल की जड़ क्या है भाई, क्या दिक्कत किस बात की है, मतलब मेन बंदा कौन है, ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बंदा भाई लास्ट में यहाँ पे कोई किसी और की वजह से लड़ाई कर रहे थे, तो ये रेजोल्यूशन आता है। यहाँ पे मैनेजर आके अपनी रूट कॉज ढूंढता है और उसको सॉल्व करता है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है क्योंकि पूरा देखना पड़ता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस आता है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ फैक्ट्स एंड इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। दो या दो से ज़्यादा लोग अगर इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ फैक्ट्स इमोशन ये सब एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसको कम्युनिकेशन कहेंगे। और कम्युनिकेशन करने के लिए एक पहले सेंडर होता है, भाई कम्युनिकेशन सेंड कर रहा है। तो एक मान लेते हैं व्हाट्सएप का एग्जांपल, आप लोगों ने एक मैसेज भेजा तो सबसे पहले मैसेज को इनकोड किया जाएगा, मीडियम वही व्हाट्सएप के थ्रू आपने मैसेज भेजा, सामने वाला बंदा रिसीव करेगा मैसेज, फिर उसको डिकोड करेगा। आप लोगों ने पहले ही कुछ अपनी कोड लैंग्वेज बना रखी है, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में बात हो रखी है कि भाई मैं तेरे को अगर हैशटैग और स्टार भेजूंगा तो इसका मतलब तो समझ लियो कि ये वाली बात है। ठीक है, उसने इनकोड करा, आपने डिकोड करा मैसेज, फिर आपने उसको रिस्पॉन्स करा, ये आपकी फीडबैक जाएगी सेंडर के पास। ठीक है, और वो फिर यही सेम चीज़ चलती रहेगी। बीच में कभी कोई नॉइज़ या फिर इंटरफेरेंस आ जाता है कि बीच में कोई दिक्कत परेशानी आ गई, एक बंदा मैसेज भेज रहा है लेकिन दूसरे तक रिसीव नहीं हो रहा, तो बीच में बाधाएं वाधाएं आ जाती हैं, उसको कहते हैं नॉइज़। ठीक है, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इसके बाद कम्युनिकेशन जो होती है वो फ्लो करती है डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे 3 दे रखी हैं। मैनेजर और सबऑर्डिनेट बात करेंगे तो डाउनवर्ड, और सबऑर्डिनेट टू मैनेजर बात करेंगे तो अपवर्ड। हॉरिजॉन्टली इंटर डिपार्टमेंटल, यहाँ पे देख सकते हो आप ऐसे चार्ट के, मैनेजर अगर अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है और मैनेजर ऐसे सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है डाउनवर्ड, सबऑर्डिनेट से अगर मैनेजर से बात करें अपवर्ड, और अगर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बैरियर क्या क्या सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में और वेज टू ओवरकम द वेरियर। कल्चरल लैंग्वेज, कल्चर्स लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती हैं, तो इसका ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ट्रेनिंग दो और कल्चरल अवेयरनेस दो। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि अगर कल्चर डिफरेंट करें तो ट्रेनिंग दे सकते हैं और कल्चर के बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। बीच में अगर बाधा आती है नॉइज़ वगैरह, तो मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल को चूज़ करो। अभी कम्युनिकेशन चैनल हमने पढ़ने हैं। और इन्फॉर्मेशन अगर ओवरलोड हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो क्या किया जा सकता है, तो प्रायोरिटाइज़ करो और फोकस करो कि आपको मेन इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, उसी पे फोकस करो, और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन उसे रहने दो। और बाकी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इंडिविजुअल्स के बीच में, तो इसके लिए आपको राइज अबाउट द डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस हैं उससे ऊपर उठो यार, और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को ख़त्म करो। बाकी कम्युनिकेशन पैटर्न आते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। सेंट्रलाइज यानी कि एक सीनियर लेवल बंदों की पावर रहती है,
और ये ज़्यादातर ऑफिशियल चैनल होते हैं। डिसेंट्रलाइज में मतलब लास्ट लोअर लेवल तक फैल रखी होती है पावर। ऑल कम्युनिकेशन गोज थ्रू वन पर्सन, यहाँ पे जो है सारी कम्युनिकेशन खाली एक ही बंदे की तरह से पास होती है। और डिसेंट्रलाइज में जो होती है वो पूरी इन्फॉर्मेशन हर जगह फैल रखी होती है। व्हील देख सकते हो, यहाँ से ये वाला बंदा इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये वाला बंदा इसको दे रहा है, ये वाला फिर इसी को भी दे रहा है, ये वाला बंदा इसी को भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, एक ही बंदा है ये सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे चेन का स्ट्रक्चर है और ये आपका वाई स्ट्रक्चर है। ये डिसेंट्रलाइज है जहाँ पे ऑल कम्युनिकेशन जो है वो खाली एक पर्सन के द्वारा हो रही है। डिसेंट्रलाइज में भाई सर्कल देख लो, पूरा सर्कल है यार, हर बंदा एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। ऑल चैनल में यहाँ देखो कैसा स्ट्रक्चर बना रखा है, देख रहे हो, ये डिसेंट्रलाइज में आ जाता है। व्हील जो है वो क्विकेस्ट सिस्टम माना जाता है, क्योंकि देखो एक ही बंदा फॉलो कर रहा है, वही डिसीजन दिया जा रहा है, वही उसके पास सारी पावर है, तो क्विकेस्ट माना जाता है, बहुत फॉर्मल रहता है, तो जो ये कहेगा वही सबको मानना पड़ेगा। वहीं पे सर्कल जो सबसे स्लोएस्ट है, हर बंदा अपनी भिड़ा रहा है भाई, हर बंदा अपनी चलाएगा, तो वो सबसे स्लोएस्ट माना जाता है। द ऑल चैनल सिस्टम इज़ द बेस्ट, ये जो है सबसे बेस्ट है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, हर बंदा आपस में मिलजुल के बातचीत वगैरह करता है, और ये सबसे बेस्ट माना जाता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से गाइस लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।